12 दिसंबर को राज्यसभा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस बिल 2023 ये पास किया है। अब ये लोकसभा की बारी है कि इसको पास करने की, जो कि कहा जा रहा है कि विंटर सेशन में जो कि अभी होने वाला है उसमें ये पास कर दिया जाएगा। तो इन दिस रिगार्ड आज हम देखेंगे कि क्या प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड। तो पहला है 324 जो आर्टिकल है हमारा, वो बताता है कि कंपोजिशन क्या होगी इलेक्शन कमीशन की ऑफ इंडिया की। तो इसमें क्या होता है कि एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, प्लस क्या मैं आपसे पूछ रही हूँ अभी, क्या 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं? नहीं, अगर एज पर द आर्टिकल जाएं तो 2 इलेक्शन कमिश्नर नहीं होते, उतने इलेक्शन कमिश्नर जितना कि प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेगा। तो ये प्रेसिडेंट की चॉइस के ऊपर होता है कि वो 2 भी रख सकता है और 4 भी रख सकता है। लेकिन हाल फिलहाल में अभी फिलहाल 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, बट ये पर्टिकुलर टर्म, ये चीज़ गिवन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में 2 इलेक्शन कमिश्नर वाली, ठीक है, इतने जितने की प्रेसिडेंट डिटरमाइन करे, ये गिवन है। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट जो होगा इलेक्शन कमिश्नर का, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस इलेक्शन कमिश्नर होंगे, उनका जो अपॉइंटमेंट होगा वो सब्जेक्ट टू लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। तो प्रेजेंटली क्या किया है गवर्नमेंट ने, प्रेजेंटली अभी क्या है कि अभी अपॉइंटमेंट के ऊपर कोई लॉ नहीं है, इसलिए ये पर्टिकुलर बिल लाया जा रहा है और एक्ट लाया जा रहा है कि अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हम कोई लॉ बना सकें और उसी के तहत, उसी के प्रोसीजर के अंडर हम इन दोनों का अपॉइंटमेंट कर सकें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और इलेक्शन कमिश्नर्स का। लेकिन हाँ, ये प्रेजेंटली लॉ जो है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एक्ट है 1991 वाला जो एक्ट है, इसके अकॉर्डिंग कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्चुअली प्रोवाइड की जाती हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, और इलेक्शन कमिश्नर की जो कंडीशंस होती हैं उसको रेगुलेट किया जाता है। लेकिन अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोई लॉ नहीं है। यही एक फ्लो भी है कि जिसे सुप्रीम कोर्ट ऐसे बोलता है कि स्टॉप गेट अरेंजमेंट। स्टॉप गेट अरेंजमेंट इसका मतलब क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो टेम्परेरी प्रोविज़न है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेम्परेरी प्रोविज़न क्या था कि जब तक कि पार्लियामेंट अनेक्ट ना कर दे लो, ठीक है, तब तक आप जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करता रहेगा इनको, और ईसीज जो होंगे उनको अपॉइंट करता रहेगा। और बट लेकिन यहाँ पे क्या किया कि पार्लियामेंट एक्चुअली क्या करता है या सेंटर क्या करता है कि जो अरेंजमेंट, टेम्परेरी अरेंजमेंट रहता है, उन्हीं को रेगुलर बना देता है, उन्हीं को ही परमानेंट बना देता है। और उसके रिगार्डिंग जैसे यहाँ पे लॉ का प्रोविज़न है कि लॉ लेकर आना है आपको, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है पार्लियामेंट को कि अपॉइंटमेंट से रिलेटेड आप इनके लॉ लेकर आओ। लेकिन अभी तक कोई लॉ नहीं आया, कितने साल हो गए हैं, 73 ईयर्स हो गए हैं या 75 ईयर्स होने वाले हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंस को, अभी तक कोई लॉ नहीं आया। और ऐसी जैसे 370 है तो वो एक टेम्परेरी अरेंजमेंट था, उसके बाद जाके अब उसका कुछ सोल्यूशन हुआ है कि हम कुछ लॉ लेकर आए हैं J&K की रिगार्डिंग। इसी तरीके से इसी को ध्यान में रखते हुए स्टॉप गेट अरेंजमेंट ना बन जाए, कोई भी टेम्परेरी फीचर वो परमानेंट फीचर में ना बदल जाए। तो इस अरेंजमेंट को ध्यान में रखते हुए ही रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी एक केस के अंदर, जिस केस का नाम था अनूप बारनवाल केस था, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बोला कि आप जो है सेंटर को बोला कि आप एक कोलिजियम सिस्टम लेकर आओ, जिसके अंदर आगे हम देखेंगे, जिसके अंदर कुछ पर्सन्स होंगे, फॉर एग्जांपल PM होगा, CGI होगा और प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। एक ऐसी अरेंजमेंट लेकर आओ कोलिजियम सिस्टम, जिससे हम एक सही तरीके से जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और इलेक्शन कमीशन हैं उनका अपॉइंटमेंट कर सके। तो इसी के कंटेक्स्ट में हम आगे देखते हैं कि क्या प्रोविज़न है इस पर्टिकुलर बिल के। तो बिल के प्रोविज़न्स ये हैं, पहला है कि कंपोजिशन जो होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, उसके अंदर एक तो हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और साथ में इलेक्शन कमिश्नर होगा, जो कि कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट। ये पहले भी था, लेकिन अब की बार जो अरेंजमेंट आई है इस बिल के तहत वो ये है कि रिकमेंडेशन, किसकी रिकमेंडेशन पे अपॉइंटमेंट होंगे, सिलेक्शन कमेटी। इससे पहले कभी कोई सिलेक्शन कमेटी नहीं होती थी, सिर्फ सेंटर ही जो है वो अपॉइंट करता था अपनी तरफ से
जनरली जो है वो IAS ही जनरली लोग होते थे जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया या EC बना करते थे, तो बट उनका कोई प्रोसीजर नहीं था। तो यहाँ पे वेल एस्टेब्लिश प्रोसीजर है। पहले के सिलेक्शन कमेटी जो है वो उनकी रिकमेंड पे प्रेसिडेंट इन दोनों को अपॉइंट करेगा, EC और इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को। सेकेंड इज कंपोजिशन जो होगी सिलेक्शन कमेटी की, ये जो सिलेक्शन कमेटी मैंने आपको बताई है इसकी कंपोजिशन क्या होगी, यहाँ पे PM होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा लोकसभा वाला, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होगा नॉमिनेटेड बाय PM। तो ये 3 लोग जो होंगे वो सिलेक्शन कमेटी का पार्ट बनेंगे। थर्ड इज सर्च कमेटी, ये कौन हेड करेगा, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ये प्रिपेयर करेगा पैनल ऑफ एलिजिबल पर्सन। तो इसका देखो स्ट्रक्चर क्या है कि पहले सर्च कमेटी आएगी, ये कुछ पर्सन्स को एलिजिबल, कुछ यहाँ पे लोग हैं, सपोज के 5 जनरली यहाँ पे बोले गए हैं कि 5 लोग हैं, इनको इनमें से सर्च कमेटी बताएगी कि इन 5 लोगों में से आप जो है सिलेक्ट कर लो। और अब ये सिलेक्शन कमेटी है ये एक्चुअली में सेलेक्ट करेगी, और फिर ये सिलेक्शन कमेटी जो नेम रिकमेंड करेगी पर्सन्स का, वो जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा उन लोगों को। इस तरीके का प्रोसीजर डेवलप किया गया है जो कि पहले अभी तक नहीं था। नेक्स्ट इज क्वालिफिकेशन। अगर इसकी बात करें तो जो ये जो क्वालिफिकेशन जो हैंगे वो क्या होगी, कॉन्स्टिट्यूशन में तो एज सच कोई क्वालिफिकेशन नहीं गिवन है रिलेटेड टू चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर। तो इनकी क्वालिफिकेशन होंगी कि वो पर्सन जो या तो अभी पोस्ट होल्ड कर रहा है, या फिर उसकी पोस्ट जो अभी वो होल्ड कर रहा है, कर चुका है, या फिर उसकी जो पोस्ट है वो इक्विवेलेंट है टू द रैंक ऑफ सेक्रेटरी इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस पर्टिकुलर ये जो पोजीशन है इसके इक्वल जो होगा उसकी उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट पे बिठाया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा। नेक्स्ट इज सैलरी अलाउंस प्लस सर्विस कंडीशन। तो पहले क्या था, अगर आपको पता हो तो इनकी जो सर्विस अलाउंस, सैलरी अलाउंस एंड सर्विस कंडीशन थी वो किसके बराबर थी, तो ये बराबर थी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इनको सर्विस कंडीशन अलाउंस और सैलरी मिलती थी। लेकिन इस न्यू बिल में बोला गया कि अब इनको कैबिनेट सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट सैलरी अलाउंस और सर्विस कंडीशन दी जाएगी। ये एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने ना एक जजमेंट दिया था जो मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था कि अनूप बारनवाल केस के अंदर जजमेंट दिया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने इशू करी थी डायरेक्शन कि आप एक इंडिपेंडेंट कोलिजियम सिस्टम लेकर आओ फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर। तो जिसके अंदर इन्होंने बोला था कि PM होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा लोकसभा का, और CGI होगा। लेकिन अभी फिलहाल अरेंजमेंट में क्या है, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया, PM भी है, लीडर ऑफ अपोजिशन भी है, और यहाँ पे कौन है, यूनियन मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय PM। तो यहाँ पे मिनिस्टर है। तो इन्होंने ये कहा था कि नहीं, आप CGI को बिठाओ, ताकि एक्चुअली CGI को बिठाने का मतलब ये था कि आप ज़्यादा इंडिपेंडेंस लेकर आ रहे हो कमीशन के अंदर, उसके अपॉइंटमेंट के अंदर, क्योंकि हम सबको ही पता है कि जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है। प्लस डेमोक्रेसी को, डेलिब्रेट डेमोक्रेसी, प्रोसीजरल डेमोक्रेसी अच्छे से चलती रहे, उसके लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन कमीशन का होना भी ज़रूरी है, और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का होना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर जब तक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, तब तक जो है आप एक्सपेक्ट या हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर होंगे। इवन दिनेश गोस्वामी कमेटी है, ये आप अपने उसमें यूज़ कर सकते हो रिकमेंडेशन में, और अगर आपको जब भी आर्गुमेंट करनी होती है इन क्वेश्चंस के ऊपर, इवन जो दिनेश गोस्वामी कमेटी बनी थी इलेक्टोरल रिफॉर्म के ऊपर, लो कमीशन ने रिपोर्ट दी थी 255 जो रिपोर्ट है लो कमीशन की इलेक्टोरल रिफॉर्म, उसमें भी उन्होंने सेम ये बोला था कि एक कोलिजियम सिस्टम होना चाहिए जिसके अंदर PM, CGI एंड लीडर ऑफ अपोजिशन होना चाहिए, या फिर लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन लोकसभा उसका लीडर होना चाहिए। बिकॉज अभी सबसे पहले तो मैंने अभी आपको बताया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होना ज़रूरी है। दूसरा ना, जो इलेक्शन कमीशन है और इंस्टीट्यूशन है वो एक्चुअली 4th ब्रांच है इंस्टीट्यूशन का। 4th ब्रांच मतलब कि एक है हमारा एग्जीक्यूटिव,
दूसरा है लेजिस्लेचर्स, और तीसरा है हमारा एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेचर हो गया, और तीसरा है हमारा जुडिशरी। तो इनके बाद कहते हैं कि इसका नंबर आता है कि फोर्थ ब्रांच जो है हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बोल रहे हैं। इनका जो है वो इसका इंडिपेंडेंट होना स्ट्रक्चरली या ऑपरेशनली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा कि हमारी डेमोक्रेसी जो है वो वाइब्रेंट रहे। और इसके अलावा ये पॉइंट जो था मैं भूल गई थी डालना, ये जो कुछ चेंजेस नहीं आए हैं इस बिल के अंदर, इससे रिलेटेड कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। टर्म ऑफ ऑफिस, इससे रिलेटेड कोई चेंज नहीं है। पहले भी 5 ईयर था, और जो एज थी वो 6 ईयर एज थी, या फिर आप 65 ईयर ओल्ड हो, जो पहले हो जाए उस तरह इतनी टर्म आपकी होती है। तो ये पहले भी इतनी थी और अभी भी इतनी है, और रिमूवल से रिलेटेड भी कोई चेंजेस नहीं बताए गए हैं इस बिल में। एक्सपर्ट का भी मानना ये है कि उन्होंने कहा है कि इस तरह का जो बिल है वो विल इंस्टिल अ ग्रेट डील ऑफ कॉन्फिडेंस इन द पब्लिक और अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ ECI। तो ये एक ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज भी रहेगी, और एक पब्लिक ट्रस्ट जो डेफिसिट है या पब्लिक ट्रस्ट को इंक्रीज भी करेगा और डेफिसिट को डिक्रीज करेगा इन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। थैंक यू सो मच, and please subscribe our channel Civils Manthan